चार्ली सिंह है लुधियाना से। कह रहे हैं सर मोटिवेशन इतना क्यों चलता है। हर हफ्ते कोई नया वीडियो आ जाता है, आग लगा देंगे आसमान गिरा देंगे टाइप। बुक स्टोर्स में भी ऐसे ही किताबें बिक रही होती हैं। ये मोटिवेशन का चक्कर क्या है। चार्ली सिंह लुधियाना से। चार्ली, मोटिवेशन क्या है ये समझ लेंगे। पहले ये याद करो कि ज़िंदगी में वो कौन से काम थे जिसमें तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तुम्हारा कोई दोस्त कभी किसी मुसीबत में था या ज़रूरत में था, या अस्पताल पहुंच गया था, तो तुम्हें ज़रूरत पड़ी थी क्या कि कोई तुम्हें मोटिवेट करे कि जा दोस्त की मदद कर, या अस्पताल उसको पहुंचा, या अस्पताल में उसको देख कर के आ। या इसी तरीके से घर में कोई आकस्मिक स्थिति बन पड़ी हो तो वहाँ तुम्हें कोई बाहर वाला चाहिए होता है कि चल उठ, सो मत, कुछ करके दिखा। वहाँ तो सो भी रहे होते हो तो खुद ही चद्दर फेंक कर भागते हो ना। लेकिन पाते हो कि और जो काम होते हैं ज़िंदगी के, उसमें तुमको मोटिवेशन चाहिए होता है कि कोई और आए, उत्साहित करे, हवा भरे, पीछे से थोड़ी देर को धक्का दे। वजह क्या है? वजह ये है कि पता नहीं है। पता नहीं है कि क्या करना ज़रूरी है। पता है भी तो थोड़ा बहुत, तो पक्का नहीं है। इन दोनों को याद रख लो। पता नहीं है, पक्का नहीं है। नहीं जानते चूंकि कि क्या करना ज़रूरी है बिल्कुल, इसलिए फिर तुम्हें कोई बाहर वाला चाहिए जो आ करके तुमको बीच बीच में, जैसे स्कूटरों में किक मारी जाती है वैसे किक मारता रहे। और ऐसी स्कूटर है ये जो किक खा करके थोड़ी देर के लिए चलती है फिर बंद हो जाती है। बाहरी प्रेरणा की, बाहरी उत्साह की ज़रूरत पड़ती ही तब है जब भीतर जो उत्साह का, ऊर्जा का स्रोत है वो ठप पड़ा हो। तुम पूछोगे कि अगर हमें पता नहीं है, पक्का नहीं है, तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते ही क्यों हैं। भाई आप कुछ काम कर रहे हो उसी के लिए तो आप मोटिवेशन मांगते हो ना बार बार। तो जायज़ सवाल है कि जब जानते नहीं, समझते नहीं, तो फिर हम वो काम कर ही क्यों रहे हैं। वो काम आप इसलिए कर रहे हो चार्ली क्योंकि डरे हुए हो, वरना और तो कोई वजह हो ही नहीं सकती ना। आपको पता ही ना हो कि आपके लिए क्या उचित है ज़िंदगी में करना। अपनी नज़र से, अपने ज्ञान से, अपनी पूछताछ से, अपनी जिज्ञासा से कोई चीज़ ज़िंदगी में खुद जानी ही ना हो, किसी चीज़ की पूरी आश्वस्ति, सर्टेनिटी हुई ही ना हो, और फिर भी आप वो काम कर रहे हो, तो एक ही वजह हो सकती है कि कोई ज़बरदस्ती करा रहा है, डरा के या लालच दे करके या नशा दे करके। यही ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या ज़रूरी है, लेकिन हम फिर भी कुछ कर रहे हैं क्योंकि वो करने के लिए हमें मजबूर किया गया है। हम पर तमाम तरह के दबाव हैं, और वो दबाव ऐसे हैं कि हम ये पूछ भी नहीं पाते कि मुझे जो करने की दिशा में तुम भेज रहे हो या प्रेरित कर रहे हो या मुझसे उम्मीद रख रहे हो कि मैं वो काम करूँगा, वो काम तुम मुझसे क्यों करवाना चाहते हो। दबाव इतना ज़बरदस्त है कि भेड़चाल है जिसमें जो काम सब कर रहे हैं वो हमें भी करना है। अब तुम भेड़चाल में कुछ कर रहे हो, चलो कर सकते हो, लेकिन वो करने की तुम्हारे पास कोई अंदरूनी वजह तो हुई नहीं, तुम्हारे पास कोई अपनी ललक तो हुई नहीं। तो फिर इसीलिए जल्दी ही, बीच बीच में और बार बार तुम पाते हो कि तुम भीतर से ठंडे पड़ जाते हो। उसके बाद तुमको मोटिवेशन वाले लोग चाहिए होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जैसे कि कोई आदमी भीतर से ठंडा पड़ रहा हो तो उसको बाहर से गर्मी दें। ये बाहर से गर्मी देना
थोड़ी देर का इलाज हो सकता है, कुछ हद तक सहायक हो सकता है, पर बहुत दूर आपको नहीं ले जाएगा, बहुत मदद नहीं करेगा। ऐसे ही याद कर लो कि जब तुमको बुखार चढ़ता है तो बुखार घटाने के लिए ये भी किया जाता है कि तुम्हारे माथे पे बर्फ़ रख दी गई। अब माथे पर बर्फ़ रखना बुखार का तात्कालिक इमीडिएट उपचार तो हो सकता है, लेकिन कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि ये बुखार की दवा है। हालांकि ये काम करते सभी हैं, है ना, ये विधि सभी ने आजमाई है कि किसी को बहुत बुखार चढ़ गया हो, 104 हो गया है, तो उसके माथे पर आप आइस पैक रख देते हो। लेकिन आइस पैक बुखार की दवा थोड़ी ही हो गई। दवा क्या है? दवा तो दूसरी चीज़ है। दवा जानने के लिए बुखार के मूल कारण का पता करना पड़ेगा और उस मूल कारण का फिर उपचार करना पड़ेगा। मोटिवेशन ऐसे ही आइस पैक की तरह। अब तुम्हारे भीतर ही बुखार का मूल कारण बैठा हो, उसका तुम उपचार ना कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें हर हफ्ते बुखार चढ़ता हो, और जब बुखार चढ़ता हो तो तुम किसी मोटिवेशन वाले को बुलाते हो जो तुम्हारे माथे पे आइस पैक रख जाता हो, तो ये करके तुम्हारी सेहत बनेगी कि बिगड़ेगी? दो तरफा नुकसान होना है। पहला नुकसान तो ये होना है कि सेहत तुम्हारी धीरे धीरे करके हफ्ते दर हफ्ते बिगड़ती जाएगी और ख़राब होती जाएगी। लेकिन जब भी तुम अपने माथे पर आइस पैक रखोगे तो तुमको घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए लगेगा कि मेरी सेहत बेहतर हो रही है। नतीजा ये होगा कि तुम्हारे मन में बात बैठ जाएगी कि तुम्हारे बुखार का इलाज ही आइस पैक है। अब आइस पैक का इस्तेमाल कर करके तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है, लेकिन तुम्हारे भीतर ये वहम बैठता जा रहा है कि आइस पैक तुम्हारे लिए अच्छा है, अब बचोगे नहीं। तो मोटिवेशन एक नशे की तरह है, वो नशा जो तुम्हें तुम्हारी बीमारी की मूल वजह तक पहुंचने ही नहीं देता। वो नशा तो तुम्हें जानने ही नहीं देता कि तुम्हारी ज़िंदगी में उत्साह की, उमंग की, प्रेरणा की, ऊर्जा की कमी है क्यों। वो तुमको बस बाहर बाहर से चाबी देता रहता है और तुम उस बाहर बाहर की चाबी से इतने खुश हो जाते हो कि तुमको लगता है कि इलाज मिल गया। और खुशी की तुम्हारे पास वजह भी होती है, क्योंकि जब तुम किसी मोटिवेशनल स्पीकर के हॉल में या कमरे में घुसते हो, उससे पहले तुम बिल्कुल निरुत्साही होते हो, मायूस, उदास, कोई गर्मी नहीं, कोई तेज़ी नहीं। और फिर तुम उसके सामने बैठते हो और वो तुम्हारे सामने बिल्कुल दोनों बाहें उठाता है और ज़ोर से चिल्ला के कहता है आग लगा देंगे, छप्पर फाड़ देंगे, आसमान गिरा देंगे, ये फोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहार आ गई, गर्मी आ गई, जवानी आ गई, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर ही तो धोखा खा रहे हैं हम। हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमें हमारी बीमारी की मूल वजह से अनभिज्ञ रखा जा रहा है। हमें ये जानने ही नहीं दिया जा रहा कि हमारी ज़िंदगी तेजहीन क्यों है, और उसका एक ही कारण होता है, उसका कारण होता है ज़िंदगी के प्रति अज्ञान। देखो, जो लोग बड़े बड़े काम कर गए, बड़ी सफलताएं हासिल कर गए, यही चाहते हो ना तुम चार्ली, कि ज़िंदगी में ऊंचा काम करो, बड़ा कोई मकसद हासिल करो, सफलता के नए नए शिखर छुओ, तुम यही चाहते हो ना। जो ये लोग थे अतीत में, इतिहास में, अभी भी जो ये सब काम कर गए, तुम्हें क्या लगता है उन्होंने ये सारे काम मोटिवेशन के भरोसे करे? उन्होंने ये सारे काम बहुत ज़्यादा गर्म उत्साह में भर के करे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आमतौर पे जो भी कोई बड़ा और सार्थक लक्ष्य हासिल किया जाता है उसमें समय बहुत लगता है। और जब उसमें समय बहुत लगता है तो उसमें आप बहुत गर्मी के साथ काम नहीं कर सकते। कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना T20 जैसा नहीं होता, टेस्ट मैच जैसा होता है, 100 मीटर की रेस जैसा नहीं होता, मैराथन जैसा होता है। आप बहुत गर्मी नहीं दिखा सकते। मैराथन धावक अगर बहुत गर्मी दिखाने लग गया, उत्साह में भरकर पहले 1 या 2 किलोमीटर ही जोर से दौड़ गया, तो उसका क्या होगा? वो 5-7 किलोमीटर से आगे जा ही नहीं पाएगा।
तो बड़े काम कभी गर्म उत्साह के साथ नहीं किए जाते। उनके लिए भीतर लगातार शांत और मौन ऊर्जा देते रहने वाला स्रोत चाहिए। समझो, शोर मचाने वाला मोटिवेशन नहीं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये तो बाहर ही है, उथला है, सुपरफिशियल है। भीतर एक शांत और मौन ऊर्जा स्रोत होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे दिल में न्यूक्लियर रिएक्टर बैठा हुआ हो, चुप बिल्कुल। बाकी ऊर्जा के जितने स्रोत होते हैं जानते हो ना, वो कचरा भी फैलाते हैं, गंदगी करते हैं, आवाज़ें बहुत करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर चुपचाप अपना काम करते हैं, उनमें ज़्यादा शोर वोर नहीं होता, उनकी एफिशिएंसी भी बहुत ऊंची होती है। तो ऐसा होता है असली मोटिवेशन, कि दिल में न्यूक्लियर फिशन चल रहा है और बाहर किसी को खबर नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि बाहर बाहर दौड़ मचा रहे हैं, उछल रहे हैं, उधम कर रहे हैं, शोर मचा के नारेबाजी कर रहे हैं कि इस बार तो फोड़ ही दूंगा, दुनिया की चुनौती तोड़ ही दूंगा, और इस तरह के जुमले उछाल रहे हैं। ऐसा नहीं होता असली मोटिवेशन। असली जो मोटिवेटेड बंदा होगा, चार्ली, उससे कभी अगर मिलोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये कितने ज़बरदस्त तरीके से मोटिवेटेड है, क्योंकि उसका मोटिवेशन शांत और मौन और अक्रिय होगा। साइलेंट एंड पैसिव, साइलेंट एंड पैसिव मोटिवेशन। तुम्हें नहीं पता चलेगा। जैसे फौलाद हो उसके भीतर, जो बाहर बाहर शोर नहीं मचा रहा है, थोथा चना बाजे घना वाला हाल नहीं है, पर दिल में फौलाद है। उसको पता है कि मुड़ना नहीं है, झुकना नहीं है। बात समझ में आ रही है? तुम अपने शरीर के चारों तरफ पन्नी पहन लो, पॉलिथीन, और कहो कि मैं दुश्मन का सामना करने जा रहा हूं, तो शोर तो बहुत मचेगा। सोच सकते हो कितना शोर मचेगा? तुमने पन्नी लपेट ली अपने चारों तरफ, कुछ भी तुम कर रहे हो तो आवाज तो बहुत होगी, पर उसमें दम कितना है? दम कुछ नहीं है। और यही तुम्हारी छाती में फौलाद हो तो दिखाई भी नहीं देगा, शोर भी नहीं मचाएगा, लेकिन उसे तोड़ा नहीं जा सकता, वो झुकेगा नहीं, उसकी बेंडिंग संभव नहीं है। ऐसा होता है असली मोटिवेशन, कि किसी को पता भी नहीं चल रहा कि तुम्हें चाहिए क्या, इश्क की तरह। बात समझ रहे हो? तो असली मोटिवेशन और असली प्रेम बिल्कुल एक समान होते हैं। नकली प्रेम शोर बहुत मचाता है, दिखावा बहुत करता है, गर्मी बहुत बताता है, प्रचार अपना बहुत करता है, इधर उधर जिधर पाए ढिंढोरा पीटता घूमता है। नकली प्रेम, नकली मोटिवेशन एक जैसे होते हैं, ये उठते हैं और गिर जाते हैं, इनमें कोई स्थायित्व तो नहीं होता, इनमें कोई सातत्य, लॉन्जेविटी नहीं होती। और जो असली होता है प्रेम चाहे मोटिवेशन, वो मैंने कहा कैसा होता है? साइलेंट एंड पैसिव। बाहर वाले को किसी का उसका पता ही नहीं चलेगा, इनर्ट सा होता है। इनर्ट मतलब समझते हो? अक्रिय। बाहर वाला न उसको उठा सकता है न गिरा सकता है। और ये जो बाहर वाला मोटिवेशन है, अब इसी बात से समझो कि उसके साथ एक बड़ी तकलीफ ये है कि बाहर वाला अगर तुम्हें मोटिवेशन में उठा सकता है तो फिर बाहर वाला गिरा भी तो सकता है। एक तुमको मोटिवेशन गुरु मिला हुआ है, वो तुमको चाबी भरता है, उठो 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 जंगल जला दो, और तुम तैयार हो गए, हाँ 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 जंगल जला दूंगा। भले ही वो जंगल जलाने में तुम कुल करो इतना कि चने का झाड़ फूका है, पर उस वक्त तो तुमको यही लगता है कि हाँ जंगल जला दूंगा और बिल्कुल सारे दरिया काट डालूंगा, बीच में से रास्ता निकाल दूंगा। ये सब लग रहा है तुम्हें। ये सब तुमसे किसने करवाया? किसी बाहर वाले ने। तो तुमने किसी बाहर वाले को ये हक दे दिया ना कि वो तुम्हें चाबी भर के चढ़ा दे झाड़ पे। जब एक बाहर वाले को तुमने ये हक दे दिया कि वो तुम्हें झाड़ पे चढ़ा दे, तो सीधी सी बात है तुमने 1000 दूसरे बाहर वालों को ये भी तो हक दे दिया है कि वो उल्टी चाबी भर के तुम्हें झाड़ से गिरा भी दें। और यही होता है तुम्हारे साथ। एक आदमी होता है वो तुमको मोटिवेट कर लेता है, 10 आदमी होते हैं वो तुमको डिमोटिवेट भी कर लेते हैं। इसलिए मैंने कहा असली मोटिवेशन इनर्ट पैसिव होता है।
न कोई तुम्हें मोटिवेट कर सकता है, न कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर सकता है। जो दूसरों से मोटिवेट होने के कायल हों वो बिल्कुल तैयार रहें कि दुनिया उन्हें डिमोटिवेट भी कर लेगी। जिनको दूसरों की ज़रूरत पड़ती हो उत्साह और प्रेरणा के लिए, वो इस बात के लिए भी तैयार रहें कि दूसरे आके उन्हें निरुत्साहित कर जाएंगे। और यही तो होता है ना, जब दूसरे तुम्हें निरुत्साहित कर जाते हैं तभी तो तुम भागते हो मोटिवेशन की कोई किताब पढ़ने या वीडियो देखने, अन्यथा तुम्हें चाहिए ही क्यों मोटिवेशन। तुम कर रहे हो किसी परीक्षा की तैयारी, और पड़ोस की गुप्ता आंटी आकर के बोल गई हैं इसका क्या होगा, इसके तो 2 अटेम्प्ट पहले ही हो गए हैं, बेटा अब तू ऐसा कर ले कि अब तू नीचे की किसी श्रेणी के एग्ज़ाम की तैयारी कर ले। और तुम्हारे छोटे से नाजुक से मोम के दिल को धक्का लग गया, एकदम तुम डिमोटिवेटेड हो गए क्योंकि आंटी क्या बोल गई कि इससे तो होगा ही नहीं। तो भट से तुम भागे और गए और बुक स्टोर से तुमने किताब खरीदी, और किताब में क्या लिखा है, हो जाएगा, तुझसे भी हो जाएगा। ऐसे ही टाइटल होते हैं इन किताबों के, तुझसे भी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? उस मोटिवेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि पहले तुम डिमोटिवेटेड थे। फिलॉसफी में इसको डुअलिटी बोलते हैं, और लोग समझते हैं जिन्होंने जाना कि ये जो डुअलिटी होती है ना चार्ली, यही आदमी को बहुत परेशान करके रखती है। एक ने डिमोटिवेट किया, दूसरे ने मोटिवेट किया। कबीर साहब का पता नहीं तुमने नाम सुना है कि नहीं सुना, उनका एक दोहा है, शायद तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स में रहा होगा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये जानते हो दुई पाट कौन से थे? कह रहे हैं साहब कि चक्की चल रही है, चक्की तुमने देखी नहीं होगी, तुम तो सवाल से लग रहा है कि 18-20 साल के हो। चक्की होती है तो पत्थर का एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, उसके ऊपर बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर रख दिया जाता है सिमेट्रिकल, और जो पहला वाला है वो दूसरे वाले के ऊपर गोल गोल घूमता है, फ्रिक्शन करता है, तो उन दोनों के बीच में जो भी चीज़ होती है वो पिस जाती है। ये चक्की होती थी, पहले घर घर में होती थी, घरों में ही अनाज पीसा जाता था, आटा तैयार किया जाता था, अब नहीं होती है, आज से 20-30-40 साल पहले होती थी। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि ये 2 पार्ट हैं चक्की के, और इन दोनों में आपस में जो घर्षण, जो फ्रिक्शन हो रहा है, उसमें हर आदमी दुनिया का पिसा हुआ है। ये 2 पार्ट जानते हो क्या है? ये जो 2 पार्ट हैं चक्की के क्या हैं? ये यही है, डिमोटिवेशन मोटिवेशन, डिमोटिवेशन मोटिवेशन। और इसके बीच में पिस कौन रहा है? बेचारा चार्ली पिस रहा है। मत पिसो इससे। 2 पार्टन के बीच में साबुत बचाना कोई, तुम भी साबुत नहीं बचोगे। मैंने कहा तुम्हें मोटिवेशन इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, पक्का नहीं है, और तुम डरे हुए हो, तो पता करो। जिसने पता कर लिया कि कौन सा काम करने लायक है, उसे अब मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। और जिसे नहीं पता कि क्या काम करने लायक है, उसे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ेगी, और बार बार पड़ेगी। और कितना भी वो मोटिवेटेड हो ले, उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी रूखी रहेगी, फीकी, उत्साहहीन रहेगी। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जीने से? इससे अच्छा ये है कि साफ पता करो, अपने दिल की गवाही से पता करो कि कौन सा लक्ष्य वास्तव में पाने लायक है। दुनिया से नहीं पूछा, सुनी सुनाई बात पे भरोसा नहीं किया, यूं ही मन में कोई ख्याल आ गया उस पर नहीं चल पड़े। बिल्कुल बार बार पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से जांच पड़ताल करके ये जानने की कोशिश की कि मुझे क्या करना है, क्या पाना, किधर जाना है। उसके बाद जिंदगी में तुम्हारे पास उस लक्ष्य के अलावा करने को कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है अच्छे से कि वही चीज़ करने लायक है। तुम्हारा ध्यान इधर उधर होगा ही नहीं, बल्कि जिधर को भी तुम्हारा ध्यान जाएगा उधर से ही तुमको एक पैगाम, एक रिमाइंडर आएगा कि बेटा क्या तू वो काम कर रहा है जो करने लायक है। ये पक्का समझ लो। जब आप जानते हो कि आपको क्या करना है, तो उस करने लायक काम के अलावा कुछ भी और करने बैठते हो, तो वो जो दूसरी चीज है ना, वही तुमको मुंह चढ़ा के बोल देती है मेरी तरफ मत आ, जाके असली काम कर चार्ली। समझ में आ रही है बात? और सोचो,
इससे ज़्यादा मदद तुम्हें क्या मिलेगी ज़िंदगी से, कि सही रास्ते के अलावा कोई भी और रास्ता पकड़ रहे हो तो उस रास्ते का हर साइन बोर्ड और हर माइलस्टोन तुमसे चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, दिस रूट इज़ नॉट फॉर यू चार्ली। ये उनके साथ होता है, लेकिन जिन्होंने पहले सही रास्ता अपने लिए जान लिया होता है। जिन्होंने सही रास्ता नहीं जाना होता उनके लिए फिर हजार रास्ते खुले होते हैं और हर रास्ता बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा होता है, आओ आओ आओ। हर साइन पोस्ट यही बोल रहा होता है, आओ आओ, दिस रूट इज़ फॉर यू। फिर फंस जाओगे। फिर थोड़ी देर में जब पता चलता है अरे ये रास्ता तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या बताएं, बड़ी गलती हो रही है, तो इधर उधर से झाड़ियों से एक मोटिवेशन वाला निकल आता है और तुमसे बोलता है कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तुम उससे पूछो अरे मैं क्या, व्हाट कैन आई डू, वो झाड़ियों में कुछ कर ही रहा था, वही तुमसे भी करवाना चाहता है। तो ये हाईवे के किनारे वाली झाड़ियों में जो काम होते हैं, इन कामों को छोड़ो। बिलोंग टू द हाईवे, नॉट टू द बुश। ठीक है, भागने से पहले ठहर करके, थम करके पता करो। या चल भी रहे हो तो चलते चलते लगातार पता करते चलो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञान में ही चला जा रहा हूं। जितना पता करोगे उतना भीतर सब पक्का होता जाएगा, फौलाद जैसा। बताइए। क्रांतिकारी भी हुए हैं और गेम खेलने वाले भी हुए हैं, तो उनकी कीमत, आई थिंक ये वाला चीज़ यहाँ पे सही हो रहा है कि क्योंकि वहाँ पे कीमत थी अपनी खुद की जान, और यहाँ पे एक नॉर्मल सा बिल्कुल 18-20 अब साल आप का ये लड़का सोचो, मतलब जो गेम खेलता है और वो मोटिवेशन बना हुआ है। बढ़िया, मतलब इतना आपने बढ़िया उदाहरण खड़ा कर दिया सबके सामने। एक बिस्मिल हैं, एक भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, आज़ाद हैं। ये अपनी जान देने जा रहे हैं। ठीक, ये अपनी जान देने जा रहे हैं, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई काम होगा नहीं। ठीक है, और इन्हें कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। या तुम कल्पना कर सकते हो कि कोई सस्ता मोटिवेटर इनके सामने खड़ा हुआ है और उनसे कह रहा है कम ऑन, यू कैन डू इट, तुम भी करके दिखा सकते हो। ऐसा कोई, जो आजकल ये मोटिवेटर चलते हैं, इनमें से कोई भगत सिंह के सामने पड़ जाता है, और वो भी एक इसी आयु वर्ग, इसी एज ग्रुप के थे, जो कि मोटिवेटर्स की सभाओं में ज़्यादातर लड़के पाए जाते हैं। वो किस एज ग्रुप के होते हैं? 18 साल, 20 साल, 22-24 साल, इसी एज ग्रुप के तो बैठे होते हैं। भगत सिंह भी उसी एज ग्रुप के थे। और मजाल किसी मोटिवेटर की भगत सिंह के सामने पड़ जाए, अंग्रेज बाद में ठोका जाता, ये मोटिवेटर पहले साफ हो जाता। अगर इसने ये जुर्रत कर ली होती कि चंद्रशेखर आज़ाद से बोल रहा है कि कम ऑन, यू कैन डू इट। वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं और उनको किसी मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं है। और ये इधर उधर के आजकल के छोकरे, इन्हें कोई चना बराबर काम करना होता है, उसके लिए भी इन्हें मोटिवेशन चाहिए। ये कितना विचित्र विरोधाभास है, कंट्रास्ट है। वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं और उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और आजकल के जवान लोगों को कोई छोटा ही काम करना, क्या छोटा काम करना, ये नौकरी का फॉर्म भरा है, पढ़ाई नहीं हो रही, इसके लिए भी इनको मोटिवेशन चाहिए। तो बात बहुत सीधी है, ऊंचे काम के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होगा और छोटे काम के लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए होगा। हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा, हमें उल्टा लगता है। हमें लगता है कि छोटा काम तो हम कर लेंगे आसानी से और बड़े काम के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम वास्तव में कभी कोई बड़ा काम पकड़ के तो देखो। और बड़े काम से मतलब ये नहीं होता कि हिमालय पे चढ़ जाना है। बड़े काम का मतलब होता है जो तुम्हारे भीतर की बड़ी जगह से आ रहा हो, भीतर की क्लैरिटी से आ रहा हो। बड़े काम का मतलब होता है जो बिल्कुल तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी आत्मा से आ रहा हो। एक बार तुम वैसा काम पकड़ लो, उसके बाद तुमको ये मोटिवेटर्स, इनकी बातें इतनी ओछी लगेंगी कि इनकी बातें सुनकर तुम्हें हंसी भी नहीं आएगी। समझ रहे? यही वजह है कि फिर आज
क्रांतिकारी पैदा भी नहीं हो रहे हैं। कोई भी बड़ा काम किसी दूसरे द्वारा चाबी भरकर नहीं हो सकता। चाहे जो आपको चाबी भर रहा हो वो खुद बहुत बड़ा आदमी हो, तो भी वो आदमी आपके काम नहीं आएगा जब तक आपके भीतर अपनी ज्योति प्रज्वलित नहीं हुई है। जिंदगी में वास्तव में चलना तो आपको उसके प्रकाश में ही है। एक बात बताओ, आपको अगर किसी का अनुकरण भी करना है, किसी को फॉलो भी करना है, तो कर पाओगे क्या अगर आपके पास अपनी आंखें नहीं हैं? किसी को फॉलो करने के लिए भी आपके पास अपना प्रकाश होना चाहिए। जिसके पास अपना प्रकाश ही नहीं, वो तो जिसको फॉलो करना चाहता है उस पर भी बोझ ही बनेगा। उससे कहेगा तुम आगे आगे चल रहे हो, हमें पकड़ के पीछे पीछे लिए चलो। और जो पीछे पीछे चल रहा है वो कभी झाड़ में घुस रहा है, कभी पेड़ से टकरा रहा है, तो जो आगे उसका हाथ खींच रहा है उसको भी क्या लगते रहेंगे? झटके। जैसे कि इंजन चल रहा है आगे और पीछे के जितने डब्बे हैं उन्होंने पी रखी है, तो डब्बे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, तो इसमें इंजन को बड़ी सहूलियत हो रही है क्या? इंजन को भी तकलीफ ही हो रही है। बात समझ रहे? तो अपनी नजर साफ होनी चाहिए और वहां कीमत चुकानी पड़ती है। सर, इसमें दो शब्द हैं जो काफ़ी एक साथ यूज़ होते हैं, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। तो मोटिवेशन में भी यही कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन का भी इसी बात से है कि तुम कुछ कर सकते हो। तो मतलब फिर ये दो शब्द कैसे हैं? और मतलब क्योंकि इंस्पिरेशन का फिर भी एक कॉनोटेशन थोड़ा पॉजिटिव रहता है कि इंस्पायर होना, मोटिवेट होना। देखो, एक ही शब्द है जो सचमुच आपके एक्शन का, आपके कर्म का कारण होना चाहिए, और वो ना मोटिवेशन है ना इंस्पिरेशन है, वो रियलाइजेशन है। मोटिवेशन में और इंस्पिरेशन में होगा थोड़ा बहुत अंतर। मोटिवेशन बिल्कुल ही बाहरी बात लगती है और लालच की बात लगती है, उसमें मोटिव शब्द आता है। इंस्पिरेशन, जैसा कि आप कह रहे हो, थोड़ी सी ऊंची बात लगती है, थोड़ी अंदरूनी बात लगती है। लेकिन ना मोटिवेशन काम आना है ना इंस्पिरेशन काम आना है। काम तो वास्तव में रियलाइजेशन आना है। रियलाइजेशन का मतलब है बात समझ में आ गई, एकदम समझ में आ गई, खुद समझ में आ गई, ऐसी समझ में आ गई कि दिख रही है, अपनी आंखों से दिख रही है। कोई अब उस बात को छुपाना भी चाहे तो नहीं छुपा सकता। मैं खुद अपने आप को इनकार करना चाहूं कि मुझे बात नहीं समझ में आ रही, नहीं दिख रही, तो मैं इनकार भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दिख गई तो दिख गई, कैसे कह दूं नहीं दिखी रही अब। तो वो जो रियलाइजेशन होता है, बोध, बात तो उसी से आगे बढ़नी है। मोटिवेशन आप कह सकते हो कि किसी दूसरे ने आपको चाबी भर दी। इंस्पिरेशन आप कह सकते हो कि आपने खुद अपने आप को चाबी भर ली। ये दोनों ही चाबियां बहुत दूर तक खिलौने को ले नहीं जा पाएंगी। खिलौना तो खिलौना है, आत्मा नहीं होती उसके पास। रियलाइजेशन बिल्कुल दूसरी चीज़ है। रियलाइजेशन का संबंध आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना, जानने समझने की आपकी ताकत से है। सर, अगर 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है और पढ़ाई करनी थी, लगभग 2 महीने से मैं इसको टाल रहा हूँ। 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, पूरा सिलेबस बचा हुआ है। रियलाइजेशन तो नहीं होगा ना 2 दिन में? अगर 2-4 मोटिवेशनल वीडियो देख के मैं एग्ज़ाम निकाल लूँ, अच्छे नंबर आ गए, तो इसमें गलत क्या है? तुम कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो? ग्रेजुएशन के बाद का दे रहे हो एग्ज़ाम, या ग्रेजुएशन में दे रहे हो, या अपना 10वीं 12वीं का दे रहे हो? बेटा, ये पहला एग्ज़ाम तो है नहीं जो तुम दे रहे। इस एग्ज़ाम को देने के लिए भी तुम पहले बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करके आए हो। उन सारे एग्ज़ाम्स को भी तुमने मोटिवेशन की घुट्टी पी पी के क्लियर किया, और नौबत ये आई है कि आज भी तुमको मोटिवेशन ही घुट्टी चाहिए। ये एग्ज़ाम क्लियर करके भी तुमको यही मिलेगा कि अगले एग्ज़ाम में तुम फिर मोटिवेशन मांग रहे होगे। बताओ तुम्हें मिला क्या? और ज़िंदगी ऐसी तुम्हारी लगातार आगे बढ़ती रहेगी।
तुम्हें अगला जो भी कदम लेना है तुम्हें फिर उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि आज तक भी तुमने जो एग्जाम दिए तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम दे क्यों रहे हो, तो तुम्हें कोई मोटिवेशन चाहिए होता था, या कोई डंडा, कोई थ्रेट, कोई फियर चाहिए होता था। या तो डर ये होता था कि फेल हो जाऊंगा, ये होता था कि पिताजी से डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, या ये होता था कि कोई आगे तुमसे कह रहा है कि देखो अगर तुमने कर दिया तो तुमको नई बाइक मिलेगी, या कोई आके तुम्हें बता रहा है कि नहीं डरो नहीं, सहमो नहीं, तुम में ताकत है, तुम करके दिखा सकते हो, तो तुम्हारा अहंकार जागा, तुमने कहा हाँ मैं करके दिखा सकता हूं साहब, बिल्कुल कर दूंगा। ये सब तुम्हारे साथ कोई पहली बार हो रहा है? यही सब करते करते तो तुम इस एग्जाम तक पहुंचे हो। तुम्हें दिख नहीं रहा कि इस एग्जाम को देने के बाद फिर अगला जो एग्जाम आएगा जिंदगी का, जरूरी नहीं यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, जिंदगी का तो आएगा ना, जो जिंदगी का अगला एग्जाम आएगा उसमें फिर तुम्हारी यही हालत होगी कि 2 दिन बाद एग्जाम है और हाय हाय पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे। यही तुम जिंदगी भर करते रहोगे, और इसमें फायदा बस उनका होगा जिनको अपनी मोटिवेशन की दुकान चलानी है। तुम उनके लाइफ टाइम मेंबर हो, तुम उनकी दुकान के आजीवन ग्राहक हो, क्योंकि तुम्हें अब जो भी करना है अगले कदम पे तुम्हें मोटिवेशन चाहिए। उन्होंने कभी तुम्हें यह बताना जरूरी नहीं समझा कि बेटा पता तो कर ले कि तू कर क्या रहा है। कोई भी मोटिवेशन बेचने वाला तुमसे कहता है कि एंथू बाद में जगाना, नारा बाद में लगाना, उत्साह की बातें बाद में कर लेंगे, पहले ये तो बताओ जो तुम करना चाहते हो करने लायक है भी क्या। कोई तुमसे पूछता है कि तुम्हारे गोल्स क्या वाकई तुम्हारे हैं, तुम्हारी इच्छाएं क्या वाकई तुम्हारी हैं, तुमने ये लक्ष्य बना कैसे लिया, तुम ये एग्जाम लिख ही क्यों रहे हो। और जैसे ही मैं ये बोलूंगा बहुत सारे लोग हौ करना शुरू कर देंगे, कहेंगे अरे इतना सोचने लग गए तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल इतना मत सोचो, फिर बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? वही जो आज तक होता रहा और आज भी हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हें अगर इसी ट्रैक पर चलते रहना है तो वही सब करते रहो जो आज तक करते रहे हो। और तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, 2 दिन बाद अगर एग्जाम है तो आज तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है। उस मोटिवेशन से तुम कर क्या लोगे? बस पास हो जाओगे, और क्या कर लोगे? तुम्हें क्या लगता है जो लोग किसी भी परीक्षा में सबसे ऊपर बैठे होते हैं रैंक्स में, वो मोटिवेशन की घुट्टी पीकर बैठे होते हैं? या बोर्ड वगैरह की परीक्षाओं में जो बिल्कुल टॉपर्स होते हैं, 99.9 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल वाले, उन्होंने मोटिवेशन का इस्तेमाल किया होता है? नहीं, मोटिवेशन का इस्तेमाल करके तो इतना ही होता है कि तुम कुछ मीडियोकर परफॉर्मेंस कुछ दे लोगे, और यही मीडियोक्रिटी तुम्हारी जिंदगी बन जानी है, बन चुकी है। एक तरह का नशा है ये, कि अगले दिन उठे हो और फिर दिन चलाने के लिए तुमको नशा चाहिए, और नहीं मिला नशा तो अंदर की मशीनरी चलने से ही इनकार कर देती है। ऐसा मत बनने दो अपने भीतर की मशीनरी को कि वो बिना बाहरी चाबी के चलने से ही इनकार कर दे। मोटिवेशन तो बड़ा आसान होता है, हो जाता है, रियलाइजेशन क्यों नहीं होता है? रियलाइजेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम मोटिवेशन को बंद कहाँ होने दे रहे हो, और रियलाइजेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम उन जगहों से हटना नहीं चाहते जो तुम्हें डरा के रखती हैं। रियलाइजेशन डर के माहौल में नहीं हो सकता, और जैसे ही तुम्हें कोई बात समझ में आनी शुरू होती है, वो जो चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है वो तुम्हारे लिए खतरा बन जाती है। खतरा इसलिए बन जाती है क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी का एक ढांचा बना रखा है। रियलाइजेशन का मतलब ही है कि तुम्हें दिखे कि वो ढांचा गड़बड़ है। रियलाइजेशन में हमेशा क्यों दिखेगा कि वो ढांचा गड़बड़ है? क्योंकि वो ढांचा गड़बड़ है, तभी तो तुम मोटिवेशन मांगते रहते हो। वो ढांचा अगर सही ही होता तो तुम्हारा वो हाल क्यों होता जो आज है? तो ढांचा गड़बड़ तो है ही। रियलाइजेशन में तुम्हें साफ दिखने लग जाता है ढांचा कैसे कैसे कहां कहां गड़बड़ है, और जो कुछ गड़बड़ है वो हटाना पड़ेगा, उसकी जगह जो कुछ सही है वो लाना पड़ेगा। इसमें मेहनत लगती है, इसी को मैं कह रहा हूं कीमत चुकानी पड़ती है। कौन कीमत चुकाए? इससे अच्छा रियलाइजेशन होने ही मत दो।
डर लगता है भाई कीमत चुकाने से। सब बेहतर हो सकते हैं, सब बेहतर हो सकते हैं। बेहतर होने में वो सब हटाना है जो बदतर है और वो लेकर के आना है जो बेहतर है। यही तो करना है ना। जो कुछ भी गलत है, क्षुद्र है और बिना किसी कीमत का है, वर्थलेस, उसको हटाना है और उसकी जगह कुछ ऊंचा, सुंदर, सच्चा लेकर के आना है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है कि वो जो चीज घटिया है वो तुम्हारी जिंदगी में मौजूद ही इसीलिए क्योंकि तुमने उसे आज तक घटिया माना नहीं। हमने तो कह दिया कि रियलाइजेशन का मतलब है घटिया हटाओ बढ़िया लाओ। अभी यही कह रहे हैं ना, घटिया हटाओ बढ़िया लाओ। पर अगर जो घटिया चीज है वो तुम्हारी नजरों में घटिया होती तो तुम्हारी जिंदगी में मौजूद होती ही नहीं। इसका मतलब जो घटिया है उसको तुमने मान क्या रखा है बढ़िया। ये कीमत चुकानी पड़ती है। मानना पड़ता है कि मैं गलत हूं और विद्रोह करना पड़ता है उन सबके खिलाफ जिन्होंने डरा डरा के तुम्हें मानने पर मजबूर किया कि घटिया चीजें बढ़िया है। घटिया चीज को बढ़िया तुमने यूं ही नहीं मान लिया है, तुम्हें मजबूर किया गया है। और तमाम ताकतें हैं जो घटिया चीजों को बढ़िया बता बता करके तुम्हारे ऊपर थोप रही हैं, तुम्हारे अंदर प्रवेश करा दे रही हैं। अगर तुमने माना कि ये सब चीजें घटिया हैं तो तुम सिर्फ उस चीज के खिलाफ विद्रोह नहीं कर रहे हो, तुम उन सब ताकतों, उन सब लोगों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो जिन्होंने सर्वप्रथम तुम्हें यह धारणा दी थी कि घटिया चीजें बढ़िया हैं। हिम्मत नहीं पड़ती ना इतनी। आदमी कहता है पता नहीं क्या नुकसान हो जाए। तुम ये देख ही नहीं पा रहे हो कि और क्या नुकसान होगा। तुम घटिया को बढ़िया मान के बैठे हो और बढ़िया से दूर हुए बैठे हो, इससे बड़ा और क्या नुकसान होगा। तो डर क्यों रहे हो? लेकिन डर भी हटता है किसी ऐसे का साथ करके जो निडर हो। वो मांगना पड़ता है, उसके लिए जज्बा चाहिए, उसके लिए पहले अपने आसपास की डरी हुई भीड़ से बाहर आना पड़ता है। वो सब करके दिखाओ, तुम्हें भी मिलेगा। मुझे आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी जब आपने बोला कि आपके दिल में वो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो साइलेंट और पैसिव होता है, लेकिन साइलेंस और पैसिव कुछ शोषा तो नहीं कर रहा। सो हेयर आई एम फोर्स्ड कि मैं उनको दिखाऊं कि यू नो आई एम ऑल्सो एज विलिंग टू डू एंड एज रिजल्ट ओरिएंटेड एज यू आर। लेकिन फिर वहाँ पर मुझे लग रहा है कि आई विल लूज द टच ऑफ द रियल न्यूक्लियर रिएक्टर। मैं फिर से वही नकली काम करने लग जाऊँगा। नहीं, आप जो काम करने जा रहे हो उस काम के लिए अगर ये ज़रूरी है कि किसी को जताओ कि आप मोटिवेटेड हो तो जता दो। फिर वो जताना उस काम का हिस्सा है ना, वो एक बिल्कुल अलग सवाल है। जिस बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे वो ये था कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है क्या। अभी जो आप मुद्दा उठा रहे हो ये है कि दूसरे को मैं कैसे जताऊं कि मैं मोटिवेटेड हूं। दूसरे को जताने में कोई समस्या नहीं, पार्ट ऑफ द पैकेज। सवाल ये है कि आपको किसी बाहरी प्रेरणा की, एक्सटर्नल मोटिवेशन की कितनी ज़रूरत पड़ती है, वो एक दूसरा सवाल है बिल्कुल। इन दोनों में अंतर कर पा रहे हो कि नहीं? एक बात यह है कि क्या मुझे किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, और दूसरा ये है कि भाई तुम लोग बैठे हो और किसी वजह से मुझे तुम लोगों को ये आश्वस्ति देनी, अश्योरेंस देना है कि मैं मोटिवेटेड हूँ। तो ठीक है, मैं दे दूँगा भाई। वो काम के लिए ज़रूरी है अगर तुम लोगों को ये जताना, ये समझाना, ये अश्योर करना कि हाँ भाई ये तुम्हारा ये साथी, कलीग या बॉस खुद भी मोटिवेटेड है, तो मैं किसी न किसी तरीके से ये कम्युनिकेशन करूँगा। वो एक अलग चीज़ है, वो कर लो खुद। लेकिन ऐसे मत हो जाओ ना कि जिसको पता ही नहीं है करना क्या है, जानना क्या है, तो फिर इसके लिए वो बार बार हल्का पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, लुंज पुंज पड़ जाता है, और फिर कहीं जाता है जो उसको बोलता है बकअप, उठो, हिलो, बढ़ो। वो सब बेकार। यहाँ पे मैं दो तरीके के मन देख रहा हूँ। एक मन जिसको ऊंचाई की
चाहत है कि मुझे कुछ बढ़िया करना है, मुझे कुछ ऊंचा उठना है, और एक और मन है जो डरा हुआ है, जो कह रहा है कि ठीक है कुछ हो ना जाए, ख़राब ना हो जाए। अब हम दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया एक है, दुनिया में आग लगी हुई है। जैसा आपने पहले ही कहा अभी दिवेश जी के क्वेश्चन पे कि बहुत ही कम लोग हैं जिनको ऊंची चीज़ से कोई मतलब होता है, कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। अगर इतने ही कम लोग हैं और इतने सारे लोग हैं जो मीडियोकर हैं, या फिर क्योंकि जनता तो बहुत है और हमें इनके सब एक साथ एक ही दुनिया में जी रहे हैं, तो फिर बदलाव आएगा कैसे? मतलब जो अगर बदलाव नहीं आया तो दुनिया जल रही है, ख़त्म हो रही है। मतलब मैं पूरे अभी उसकी बात कर रहा हूँ कि मोटिवेशन से उठ, क्योंकि अभी मोटिवेशन की बात चल रही है, लेकिन मैं मोटिवेशन में भी देख पा रहा हूँ कि ये मन की गुणवत्ता है। जिसकी मन की मांग ऊपर होगी वो मोटिवेशन से उठ जाएगा, और फिर सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं होगी, उसकी हर चॉइसेस में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो फिर हम अगर कह रहे हैं कि एक ऊंची ज़िंदगी जीनी है और ऊंची ज़िंदगी जीने वाले कम लोग हैं, तो फिर जो ज़्यादा बड़ी तादाद है, जिनके पास तादाद होने की वजह से ही सारे रिसोर्सेज भी है, सारी सत्ता भी है, तो फिर असली बदलाव आएगा कैसे? एक ऊंचा स्तर पूरी सोसाइटी का या पूरे ह्यूमन कॉन्शियसनेस का उठेगा कैसे? क्योंकि चाहने वाले ही पूरी नहीं है। सोसाइटी का मतलब होता है एक एक आदमी। तो तुम्हारा उठेगा, उसका उठेगा, उसका उठेगा, उसका उठेगा, सबका उठ जाएगा। नहीं, अगर इसमें से एक भी आदमी है जो चाहता ही नहीं, हर आदमी को सिर्फ अपनी बात करनी है। उठता इसीलिए नहीं क्योंकि हर आदमी दूसरों की बात कर रहा है। तुम्हारा उठेगा, इनका उठेगा, उनका उठेगा, सब अपनी अपनी बात करेंगे, सबका उठेगा। कोई है जो बेईमान है वगैरह कि मैं नहीं उठाना चाहता। आमतौर पे जो अपनी बात छोड़ करके उस दूसरे की बात कर रहा है, जो बेईमान है, वो आदमी खुद बेईमानी कर रहा है। उसकी बात करनी क्यों है? और तुम्हें वही आदमी क्यों याद आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि उसको याद करके अपने आप को लाइसेंस दे रहे हो। बेईमान बने रहने का। आचार्य जी, आपने इस द्वैत की बात की, मोटिवेशन और डिमोटिवेशन वाले द्वैत की बात की, तो सीधा प्रश्न है कि ये इतना पॉपुलर क्यों है? ये क्या मज़ा आता है लोगों को मोटिवेट होने में, फिर डिमोटिवेट होने में, कि इससे क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलर? हमारी जो मेमोरी है वो टेम्पोरल और लोकल है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई घबरा मत जाए, समझा देते हैं। बहुत सीधी बात है। आप जब किसी हालत में होते हो तो आपको बस ये पता होता है आपकी हालत क्या है। आपकी मेमोरी आपका इतना साथ नहीं देती है कि आपको ये भी याद हो कि वो हालत आपकी किन किन वजहों से हुई है। हम जो कहते हैं ना कि आदमी की चेतना छोटी है, वो वास्तव में यही बात है कि हमारी जो मेमोरी है वो छोटी है। तो वो उदाहरण याद करो कि पड़ोस की गुप्ता आंटी ने आपको क्या करा था? डिमोटिवेट करा था। अब आपके सामने कोई मोटिवेटर खड़ा है और उसकी बातें आपको अच्छी लग रही हैं। उस वक्त आपको बस ये याद है कि आपको उसकी बातें अच्छी लग रही हैं। आपको डुअलिटी का दूसरा एंड उस वक्त बिल्कुल भी याद नहीं है कि उसकी बात आपको क्यों अच्छी लग रही है। आपको ये नहीं याद है कि उसकी बात आपको अच्छी लग रही है क्योंकि 2 दिन पहले पड़ोस की आंटी ने जो बोल दिया था वो चीज आपको अभी तक चुभी हुई थी। अगर आप इन दोनों बातों को एक साथ देख पाते, बोथ एंड्स ऑफ द डुअलिटी टुगेदर, तो फिर राज खुल जाते। लेकिन हमारी जो 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 मेमोरी है, जो चेतना है, वो सीमित होती है। हमें पूरी बात कभी याद नहीं रहती। सबसे ज़्यादा धोखा हमें हमारी ये चेतना और स्मृति ही देते हैं। एक समय पर एक बात याद है और वही उस वक्त हमारी पूरी चेतना, हमारा जहान, हमारा संसार बन जाती है। बात समझ रहे हो? आप किसी से लड़ रहे हो, जिससे आप लड़ रहे हो उससे आप कल तो नहीं लड़ रहे थे। कल नहीं लड़ रहे थे
मतलब कल तक वो आपके लिए बहुत बुरा आदमी तो नहीं था ना। आज आप जब उससे लड़ रहे हो तो क्या आपको ये बात याद है कि कल तक आप उससे नहीं लड़ रहे थे? ऐसा तो नहीं है कि कल तक आप बिल्कुल ही बेवकूफ़ थे और न लड़के आप गलत काम कर रहे थे। कल भी न लड़ने में कुछ तो समझदारी रही होगी, और आज आप लड़ रहे हो और आज 100% आपको यही बात सही लग रही है कि लड़ना ठीक है, ज़रूरी है, क्योंकि आपकी मेमोरी में, आपकी स्मृति में इस समय पुरानी बातें बहुत पीछे छूट गई हैं। आप बस वो याद रख रहे हो जो बात इस वक्त सामने है, जो बातें आपकी सेंसेस आपको इस वक्त पे अनुभव करा रही हैं, उसके अलावा आपको कुछ याद ही नहीं है। तो जब रिलीफ मिल रही है तो उस वक्त रिलीफ इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें इस रिलीफ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इस रिलीफ की नौबत ही क्यों आई। ये बात हमें बिल्कुल नहीं याद रहती। किसी को अगर अपने सुख के, प्लेजर के क्षण में ये याद आ जाए कि सुख अच्छा लग ही क्यों रहा है, तो फिर उसको दोबारा सुख चाहिए नहीं होगा। हमें सुख या हैप्पीनेस इसीलिए चाहिए होते हैं क्योंकि हम हैप्पीनेस तक आ रहे होते हैं अनहैप्पी होकर के। जो खुद ही सुखी है उसे तुम सुख क्या दोगे? जो दुखी है उसी को तो सुख अच्छा लगता है ना। लेकिन जब आपको सुख मिल रहा है तो सुख का मिलना इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है, इतनी बड़ी बात हो जाता है कि आपके दिमाग को याद ही नहीं रहता कि ये सुख सिर्फ इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले दुखी थे। चूंकि ये याद नहीं रहता कि थोड़ी देर पहले दुखी थे, इसीलिए दुख का जो मूल कारण है उसका आप कोई इलाज, कोई प्रबंध करते ही नहीं। आपकी ऊर्जा इस तरफ जाती ही नहीं कि दुख के मूल कारण को हटाओ। आपकी ऊर्जा इस तरफ जाती है कि सुख प्यारी चीज है, सुख खोज लो। ये बात समझ में आ रही है? अगर सुख के क्षण में ये याद आ जाए कि सुख की नौबत दुख के कारण ही आई, तो फिर आप सुख के पीछे भागोगे या दुख के कारण को हटाओगे? फिर दुख के कारण को हटाओगे। लेकिन ये हमें याद रहता नहीं है। समझ में आ रही बात? तो डिमोटिवेशन दुख है, मोटिवेशन सुख है। अच्छा, ये जैसे आपने बोला कि जैसे हम लोग दुख से सुख की तरफ जाते हैं तो कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है और उससे हम लोग ऊपर उठना चाहते हैं, तो हम लोग दूसरे की तरफ देखते हैं। जैसे खास करके जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं तो उनको दिखाया जाता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक छोटे शहर के किसी लड़के के लिए यही कोई अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला भी एक मोटिवेशनल रोल मॉडल बन सकता है। तो बट ये तो है कि हम लोग रोल मॉडल तो फिर भी देखना चाहते हैं। तो क्या मतलब सारे जैसे अगर मान लो कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट है तो वो भी एक मोटिवेशनल हो सकता है। तो मतलब ये कैसे डिसाइड करें कि मतलब किस तरफ, क्योंकि जो मन होता है वो तो हमेशा अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन से ऊपर की तरफ जाना चाहता है। जो चीज़ जितनी अच्छी होती है उसके दाम उतने ही ऊंचे होते हैं। कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट है और वो आपको बता रहा है कि कैसे 20 साल तक अपनी लैब में साधना करनी है, तो उसने आपको बहुत ऊंची बात बता दी, लेकिन साथ ही साथ उस ऊंची चीज़ के दाम भी बता दिए। दाम क्या है? कि 20 साल तक चुपचाप लग करके साधना करो और सोचो नहीं कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, और इस बीच में तुमको तमाम तरह की सफलताएं मिलेंगी। रोना नहीं, झुकना नहीं, भागना नहीं। अब सुनना कौन चाहता है? दुर्भाग्य की बात है कि ज़्यादातर लोग छोटे ही खेल के खिलाड़ी होते हैं। सब्जी मंडी में ज़्यादा भीड़ होती है या सर्राफा बाज़ार में? सर्राफा बाज़ार समझते हो क्या?
जहाँ ज्वेलरी शॉप्स होती हैं, जहाँ ज्वेलरी शॉप्स होती हैं। तो किसी बड़ी ज्वेलरी शॉप में तुमको ज़्यादा भीड़ दिखती है या सब्जी मंडी में? तो ज़्यादातर लोग चूंकि छोटी ही चीज़ के ग्राहक होते हैं, इसीलिए जो कोई छोटी चीज़ बेच रहा होगा वो बहुत भारी भीड़ आकर्षित कर लेगा। आप हीरा लेकर के बाजार में खड़े हो जाओ और उस हीरे का दाम आप बता दो 1 करोड़, आपको क्या लगता है आपके चारों ओर ग्राहकों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी? 1 करोड़ देने वाले हैं कितने? कितने 1 करोड़ देने वाले? और आप कोई घटिया चीज़ लेकर के बाजार में खड़े हो जाओ 10, 20, 50 रुपए की, गर्मा गर्म बिकेगी, चना जोर गर्म। तो दिक्कत यही है कि हीरा चाहिए सबको, हर कोई कहता है वो ऊंचा साइंटिस्ट, वह क्या बात है, वो ऊंचा स्पोर्ट्स पर्सन, या कि कोई एंटरप्रेन्योर हो गया, या कोई भी और जिसने ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबी अर्जित करी है, उनका नाम सब लेना चाहते हैं। पर हीरे की 1 करोड़ की कीमत चुकाने को कौन तैयार है? कीमत हम देना नहीं चाहते। ये मोटिवेशन वगैरह ये चना जोर गरम है, सस्ती चीज़ें। तो हर कोई इनके पास पहुंच जाता है कि हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, पर फिर उनसे लाभ भी उतना होता है जितना चना जोर गरम से होता है, उससे ज़्यादा नहीं।